Brought to you by CoinSwitch Kuber. Download the app now. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराना सिर्फ इसलिए मुश्किल नहीं हो रहा था कि उसके पास लुफ्तवाफा जैसे जहाज या यू बोट जैसी पनडुब्बी या ब्लिट्जक्रीग जैसी वॉर टेक्निक थी। एक और चीज थी जो जर्मनी को एलाइड नेशंस की तुलना में स्ट्रांग बनाती थी, एनिग्मा मशीन, जो संदेशों को ऐसे एनक्रिप्ट करती थी कि दुश्मन देश के लिए उसके राज जानना मुश्किल हो गया था। महीनों की मेहनत के बाद जिस टीम ने एनिग्मा मशीन का कोड ढूंढा उसे लीड कर रहे थे एलन ट्यूरिंग, जो इतने फेमस हुए कि आज भी कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। हालांकि होमोफोबिया से जूझ रहे देशों में से एक यूके ने 21वीं सदी में जाकर उन्हें वो सम्मान देना शुरू किया जिसके वो हमेशा से हकदार थे। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज एक नया पैसा। क्रिप्टो शाब्दिक अर्थ कूट, मतलब किसी संदेश को ऐसे बदल देना कि जिसे वो भेजा गया है उसके अलावा किसी और के लिए उसे पढ़ना असंभव की हद तक मुश्किल हो। आप देखते हैं व्हाट्सएप में ये संदेश एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। इसका मतलब भी वही हुआ और क्रिप्टो करेंसी में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। पहले 3 एपिसोड में हम आपको करेंसी, क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में बता चुके हैं, पर एक सवाल आपके मन में बना हुआ होगा, ये क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन काम कैसे करता है? एक शब्द में इसका जवाब है ब्लॉकचेन। पिछले एपिसोड में जिन सतोशी नाकामोटो का जिक्र आया था, उन्होंने 2009 में बिटकॉइन के लेन देन का हिसाब रखने के लिए बही खाते की जो तकनीक इस्तेमाल की, बस वही तकनीक ब्लॉकचेन है। इस ब्लॉकचेन को इजाद करते वक्त उन्होंने नारा दिया, छोटा मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये नारा नाकामोटो ने नहीं दिया, लेकिन ये ब्लॉकचेन का भी नारा हो सकता है। कैसे? इसका उत्तर मिलेगा तब जब हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है। ब्लॉक जमा चेन बराबर बही जमा खाता। 80 के दशक की फिल्मों में गैंग के मुखिया के पास एक डायरी होती थी जिसमें सभी काले कारनामों का हिसाब होता था। काम चाहे बेईमानी का हो, पर हिसाब पूरी ईमानदारी से रखा जाता था। अब गैंग के गुर्गे थे तो बदमाश ही, तो कभी ना कभी कोई ना कोई घपला कर ही जाता। जब भी हिसाब में कोई गड़बड़ी करता तो बॉस उसे मगरमच्छों से भरे तालाब में डलवा देता। अब मान लीजिए किसी डॉन का कारोबार इतना बढ़ जाए कि उसको संभालना मुश्किल हो जाए, तो एक तो डॉन को हर समय ये डर लगा रहे कि किसी के हाथ बही खाता लगे और वो उसमें हेराफेरी करे तो पकड़ना मुश्किल हो जाए। ऊपर से ये कि मगरमच्छों का पेट भी तो लिमिटेड है, आखिर कितना ओवर टाइम करेंगे। तो ठीक यही हुआ, डॉन का कारोबार चल निकला, मतलब मल्टीनेशनल। अब डॉन ने बेईमानी की समस्या का इलाज निकाला कि उसने डायरी या यूं कहें बही खाते के 10 हिस्से किए और उन्हें अलग अलग लॉकर में संभाल कर रख दिया। पूरी बही को 10 लॉकर में बांट देने से फायदा ये हुआ कि किसी को हेरफेर करनी हो तो उसे 10 डब्बों की चाबियां चाहिए होंगी, क्योंकि अकाउंट की कैरी फॉरवर्ड के कॉन्सेप्ट को इंट्यूटिवली आप समझ ही गए होंगे। लेकिन यदि ये 10 चाबियां एक साथ रखी हो तो बात तो वही पड़ी, मतलब ढूंढने वाले को पहले एक चाबी ढूंढनी थी, अब चाबी का गुच्छा ढूंढना पड़ेगा। यानी कुल जमा सुरक्षा में कोई खास बढ़त नहीं हुई। तो अब डॉन क्या करे? वो 10 चाबियों को अलग अलग छुपा कर रखे, लेकिन ये भी कम दिक्कत और जोखिम भरा काम नहीं है। अव्वल तो 10 जगहों में से किसी एक जगह रखी हुई चाबी डॉन भूल सकता है। फिर डॉन का कारोबार भी दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि कर रहा है, मतलब 10 से कल 11 होंगी चाबियां, फिर होंगी 12। और तीसरी दिक्कत ये कि इन 10 चाबियों में से अगर एक भी चाबी किसी गुर्गे के हाथ लग गई तो बेशक गुर्गा तो अकाउंट में हेरफेर ना कर पाएगा, लेकिन डॉन की चाबियों की चेन टूट जाएगी और वो सारे खातों में एक्सेस नहीं कर पाएगा। पर डॉन यूं ही अपने संस्थान का सीईओ थोड़ी ना था। उसने बड़ा फूल प्रूफ इलाज निकाला। उसने पहले वाले लॉकर में बही खाते का एक हिस्सा रखा, उसमें ताला लगाया, बही खाते का दूसरा हिस्सा दूसरे लॉकर में रखा और साथ ही एक दूसरे लॉकर में पहले लॉकर की चाबी भी डाल दी। इसी तरह उसने तीसरे लॉकर में बही खाते का तीसरा हिस्सा और दूसरे लॉकर की चाबी डाल दी। डॉन के पास हमेशा केवल एक चाबी रहती, अंतिम लॉकर की। अब मानिए किसी को अगर कहीं हेरफेर करनी हो तो उसे उसी अनुसार पूरे बही खाते में हेरफेर करनी होगी। उसे 10वां लॉकर खोलकर उस लॉकर के बही खाते में परिवर्तन करके इस 10वें लॉकर में पड़ी चाबी से 9वां लॉकर खोलना होगा और फिर इस 9वें लॉकर के बही खाते में बदलाव करके यहां पड़ी चाबी से 8वां लॉकर खोलना होगा एंड सो ऑन।
इस तरह उसे पहले डब्बे तक पहुंचना होगा। ये भी ध्यान में रखिए कि इस दौरान नए डब्बे भी जुड़ते जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अब डॉन अपने बनाए तामझाम से इतना संतुष्ट है कि अंतिम लॉकर की चाबी छुपाकर भी नहीं रखता। गोया चैलेंज कर रहा हो। डॉन के खाते को हैक करने की कोशिश तो 11 मुल्कों के गुर्गे कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन के खाते को हैक करना मुश्किल ही नहीं, क्या समझे, नामुमकिन है। अच्छा चलिए अब एक एनालॉजी बिठाते हैं। तो पहले दिए गए उदाहरण में एक लॉकर को एक ब्लॉक मान लीजिए और उन्हें एक चेन से जोड़ते चलिए तो बन गई ब्लॉकचेन। ब्लॉक की चाबी को क्रिप्टो की भाषा में कहा जाता है हैश। तो हुआ ना ब्लॉकचेन का नारा, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। या वो कहते हैं डब्बे पे डब्बा डब्बे में की, जैसे मी का बहुवचन हो गया वी। खैर पीछे को इग्नोर कीजिए, कॉन्सेप्ट पर गौर कीजिए। सीधे सीधे कहें तो ब्लॉकचेन हुआ किसी क्रिप्टो का बही खाता जो इस डेमोक्रेटिक करेंसी की ही तरह सबके लिए सर्वसुलभ हो। मतलब जो चाहे देख सकता है कि आखिर इसमें चल क्या रहा है, यूं बेईमानी नहीं हो सकती। लेकिन ये बही खाता यानी ब्लॉकचेन है इतना पेचीदा कि इसकी हैकिंग भी नहीं हो सकती। प्रूफ ऑफ वर्क, प्रेम की तरह ट्रांजैक्शन भी दो लोगों के बीच होता है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन में एक तीसरा आदमी या संस्था भी होती है। ये तीसरी संस्था कौन है? मेरे देश की संसद। लेकिन हम बताते हैं, जब पहले के कुछ एपिसोड्स में हमने डिजिटल करेंसी और सेंट्रलाइज्ड करेंसी के बीच अंतर जाना था, तो ये भी जाना था कि डिजिटल करेंसी का पूरा लेखा जोखा एक केंद्रीय एजेंसी के पास होता है, जिस कारण करेंसी के हेरफेर और नकली करेंसी को पकड़ा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी का एक मुख्य फीचर ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी लेन देन या ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए कोई केंद्रीय एजेंसी नहीं होती। तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स या हम आप जैसे लोग जन ही करते हैं। और वेरिफिकेशन होता कैसे है? इसके लिए एक कठिन गणितीय सवाल को हल करना होता है और इसी के लिए होता है एक तरह का ऑनलाइन कंपटीशन। यूं इस दौरान लेन देन वेरीफाई भी हो जाते हैं और इस गणितीय पजल को सबसे पहले हल करने वाले को प्रूफ ऑफ वर्क के रूप में क्रिप्टो करेंसी मिल जाती है। इसे दूसरी तरह से भी समझिए, डॉन वाले उदाहरण से। आपको अगर नए बही खाते स्टोर करने होंगे तो नए लॉकर या नए ब्लॉक चाहिए होंगे। तो नए लॉकर या नए ब्लॉक जोड़ने के लिए ही ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने वालों को कुछ बिटकॉइन रिवॉर्ड के रूप में या प्रूफ ऑफ वर्क के रूप में दिए जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जानिए, जहां डिजिटल करेंसी या डिजिटल लेन देन में लेन देन करने वालों या उनमें से किसी एक को ये ट्रांजैक्शन अमाउंट देना पड़ता है। जैसे 100 रुपए किसी को ट्रांसफर करने हो तो 102 रुपए लगेंगे, जिसमें से 2 रुपए केंद्रीय एजेंसी के पास चले जाएंगे। वहीं क्रिप्टो करेंसी के मामले में प्रूफ ऑफ वर्क वाला अमाउंट लेन देन करने वालों की जेब से नहीं जाता। मतलब अगर आप किसी को 100 क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना। तो फिर सवाल ये कि क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने वालों को उनका प्रूफ ऑफ वर्क कैसे मिलता है? इसका उत्तर ये कि वेरिफिकेशन करना दरअसल माइनिंग सरीखा है। अब बात करते हैं माइनिंग क्या होता है। जब आप कोई क्रिप्टो ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर रहे हो तो दरअसल आप एक ऐसी जगह खुदाई कर रहे हो जहां क्रिप्टो करेंसी की खान है। और अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन सबसे पहले वेरीफाई कर दिया तो जान लीजिए कि आपको खुदाई के दौरान क्रिप्टो करेंसी मिल गई। इसलिए ही इस वेरिफिकेशन या नए ब्लॉक जोड़ने की प्रक्रिया को माइनिंग और ट्रांजैक्शन का वेरिफिकेशन करने वालों को माइनर्स कहा जाता है। अच्छा एक बात है कि जैसे सोने या कॉपर की खान में अनंत मात्रा में सोना और कॉपर नहीं होता, वैसे ही किसी क्रिप्टो की खान में भी सिर्फ निश्चित मात्रा तक ही क्रिप्टो होते हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो बिटकॉइन की कुल संख्या मात्र 2.1 करोड़ ही है और 30 जनवरी 2021 तक लगभग 1,86,14,806 बिटकॉइन अस्तित्व में आ चुके हैं और अब सिर्फ 23,85,193 बिटकॉइंस का खनन होना बाकी है। बिटकॉइन की इसी कमी के चलते प्रूफ ऑफ वर्क का अमाउंट घटता जाता है। मतलब एक साल पहले जिस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए आपको 1 बिटकॉइन मिलता, अब शायद आधा या पौना ही मिले और भविष्य में वो भी घटकर 0.0001 बिटकॉइन हो जाए। इसे भी माइनिंग की तरह समझिए। अतीत में जितना ज्यादा सोना या तांबा किसी खान से निकाला जा चुका, भविष्य में उस खान से सोना या तांबा निकालना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि कई खनन कार्य बंद हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि अब वहां धातु नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी माइनिंग अब घाटे का सौदा साबित हो रही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट की। अब जरा उस बात को रिकॉल कीजिए कि वेरिफिकेशन के लिए एक मुश्किल सवाल को हल करना पड़ता है। सोचिए जरा ये सवाल कितना मुश्किल होता होगा। क्या इतना कि आप इसे अकेले हल ना कर पाए? ना, इससे भी मुश्किल। क्या इतना मुश्किल कि इसके लिए कंप्यूटर का सहारा लेना पड़े? ना, इससे भी ज्यादा मुश्किल। इतना मुश्किल कि बड़े बड़े हॉल बराबर साइज के कंप्यूटर भी मिलकर इसे हल कर रहे हों तो भी चिंदियों के भाव ही प्रूफ ऑफ वर्क कमा पाते हैं। और करेले पे नीम चढ़ा ये कि प्रूफ ऑफ वर्क अमाउंट घटता चला जा रहा है। मतलब ये कि क्रिप्टो माइनिंग की इस पूरी प्रक्रिया में अच्छी खासी प्रोसेसिंग पावर और काफी ऊर्जा खर्च हो रही है। और जितनी ऊर्जा किसी काम के लिए खर्च होगी उतना कार्बन उत्सर्जन उस काम के हिस्से में जाएगा। इसी कार्बन उत्सर्जन को कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। और इसी कारण पर्यावरणविदों के बीच क्रिप्टो करेंसी एक चिंता का विषय बन गई है। अगले बिटकॉइन की माइनिंग में हर साल लगभग 220 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये सब कितने बड़े स्तर पर हो रहा है इसे ऐसे समझें कि सिर्फ बिटकॉइन की माइनिंग में लगभग इतनी ऊर्जा खर्च हो रही है जितना कि नीदरलैंड जैसे एक देश में खपती है। बिटकॉइन माइनर्स की एक अच्छी खासी संख्या चाइना से आती है जहां बिजली बनाने में अधिकतर कोयले का उपयोग होता है, यानी कार्बन फुटप्रिंट और बड़े साइज के। इसी के चलते कनाडा जैसे देशों में कोशिश की जा रही है कि केवल रिन्यूएबल एनर्जी से ही माइनिंग की जाए। इस तरह की क्रिप्टो को ग्रीन बिटकॉइन का नाम दिया गया है। देखिए ऐसा होता है कि बच्चा बोलना पहले सीखता है और ग्रामर बाद में। यही बात किसी नई टेक्नोलॉजी के लिए भी लागू होती है। मतलब ये कि अभी क्रिप्टो की ये तकनीक अपने शैशव काल में है, एक दिन इसकी ग्रामर भी सही हो जाएगी और इसकी माइनिंग को लेकर पर्यावरणविदों के जो कंसर्न्स हैं वो भी एड्रेस हो जाएंगे। लेट्स क्रॉस द फिंगर्स एंड मूव टू द नेक्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट। बिटकॉइन की माइनिंग से कुछ और कॉन्सेप्ट समझें। हमने आपको बताया कि जैसे जैसे माइनिंग होती रहती है प्रूफ ऑफ वर्क घटता चला जाता है। स्पेसिफिकली अगर बिटकॉइन की हम बात करें तो हर 4 साल में प्रूफ ऑफ वर्क आधा हो जाता है। और इसी के चलते बेशक 1,86,00,000 बिटकॉइन माइन किए जा चुके हैं और अब सिर्फ 23-24 लाख के करीब बिटकॉइन माइनिंग के लिए बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये साल 2140 तक के लिए पर्याप्त हैं। एक और बात, हमने आपको ये भी बताया था कि जैसे पारंपरिक सोने कॉपर वाले खनन अंतिम धातु के कण के निकाले जाने तक नहीं चलते रहते, वैसे ही बिटकॉइन की माइनिंग भी 2140 से कहीं पहले खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब मिलने वाला प्रूफ ऑफ वर्क खर्च हो रही ऊर्जा, श्रम और पैसों से कहीं कम हो जाएगा। तब अगर हरिवंश राय बच्चन के शब्दों में पूछे तो उस पार क्रिप्टो का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। कंफर्म तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे डिजिटल लेन देन में लेन देन करने वालों या उसमें से किसी एक को कुछ चार्ज देना पड़ता है, ऐसा ही बिटकॉइन या बाकी सभी क्रिप्टो करेंसीज के मामले में भी होने लगेगा। तो चलिए 4 एपिसोड्स की समाप्ति पर क्रिप्टो से जुड़े हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो आगे बात करने के लिए क्या रह जाता है? क्रिप्टो की माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब एक इंडिविजुअल इस करेंसी को कैसे ले, इसकी बात करेंगे अगले एपिसोड में। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी दर्पण एवं माधव ने। देखते रहिए एक नया पैसा। क्रिप्टो करेंसी का समझिए सारा माया जाल। फिर भी अगर बचे कोई सवाल, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, हमारी वेबसाइट हो या ऐप, जहां कहीं भी से देख रहे हैं आप, कमेंट सेक्शन का कीजिए फुल ऑन इस्तेमाल। 10वें एपिसोड में लिए जाएंगे आपके सारे सवाल। तब तक देखते रहिए एक नया पैसा हमारे साथ।